हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव मिश्रा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, क्लास उसका थर्ड। अगर आपने इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में है। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट हमारा पिछले क्लास में कहां तक हो गया था? यहां तक हो गया था। एक थोड़ा बड़ा टॉपिक था जिसका नाम था हमारा ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स यानी कि आपको जैसा कि पता है आज की डेट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन मोड में आ गया। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन मोड में आ गया है। तो फिर इस ऑनलाइन मोड में सेल परचेज जो हम करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसमें ये समझाने का कोशिश किया गया है। तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ऑनलाइन हो गया ये पूरा। Simply put, all buying and selling of shares and debentures are done through computer terminal। यानी सारे जो सेल एंड परचेज होते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होते हैं। There was a time when an open outcry system, पहले कौन सा सिस्टम होता था? ओपन आउटक्राई सिस्टम। इसमें क्या होता था कि सभी लोग जिनको बाई करना है और जिनको सेल करना है एक जगह पे इकट्ठा होते थे, जिस जगह को क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे इकट्ठा होते थे। और वहां पे ब्रोकर हुआ करते थे, वो चिल्लाते थे कि सपोज करिए कोई सामान बिकना है, बोलेगा रिलायंस का शेयर 100 रुपया, ठीक है। 100 से अगर कि 100 पे किसी ने बिड लगा दिया तो उसका हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ और पैसा बढ़ाएगा तो मान लो 101 रुपया बोलेगा, तो फिर उस पर वो चिल्लाएगा 101 रुपये में कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, ठीक है। यस, बात समझ गया। तो ये ओपन क्राई सिस्टम होता है, यानी सीधे सीधे जो बोली आपने देखा होगा ये सिंपल बोली का सिस्टम है। There was a time when in open cry system securities were bought and sold on the floor of the stock exchange। कहाँ पे bought sale होता था? Floor of the stock exchange यानी stock exchange में। Under this auction system deals were struck among brokers, prices were shouted out। चिल्लाया जाता था prices कि इस प्राइस पे कौन तैयार है खरीदने के लिए, और जो तैयार होता था वहां पे जो भी बायर सेलर होंगे उस हिसाब से सेल परचेज हो जाता था। एंड द शेयर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको शेयर सेल हो जाता था। हाउएवर नाउ ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस हैव गॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेडिंग इज, सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड अब यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। डन थ्रू ब्रोकर्स ऑफिसेस थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। और जो ट्रेडिंग होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्रोकर्स ऑफिस के थ्रू। अभी मैं थोड़ा देर बाद आपसे बात करूंगा ये ब्रोकर कौन है, ठीक है। A stock exchange has its main computer system with a many terminal spread across the country। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके पास मेन कंप्यूटर सिस्टम होगा यानी सर्वर। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर हु आर मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और ट्रेडिंग मान लो अगर मुझे बाई सेल करना पड़ता है तो फिर मुझे कहां जाना पड़ेगा? पहले एक ब्रोकर के पास, और ब्रोकर का अकाउंट कहां होगा? स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए पहले मैं ग्राफ आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। ये है ग्राफ, ठीक। इस ग्राफ में क्या है कि ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज। कौन है ये? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। ये सपोज करिए कोई है, ये है बायर और ये है इनको, अच्छा ये सेलर हो गया और ये बायर हो गया, ठीक। अच्छा मैं डायरेक्टली अगर मुझे सेल करना है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे पहले किस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा? पहले मुझे अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर है ये, और ये किसका मेंबर होगा? ये स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होगा। यानी ये इंटरमीडिएरी एक्ट करता है बिटवीन सेलर एंड स्टॉक एक्सचेंज। ऑल्दो स्टॉक एक्सचेंज खुद में भी इंटरमीडिएरी है, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है मुझे? अल्टीमेटली इसमें एक ही काम होना है कि जो शेयर इनके पास है, जो शेयर सेलर के पास है, ये अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है।
वो शेयर कहाँ पहुंच जाए, बायर के पास पहुंच जाए। तो उस बीच में जो ये लोग पूरे हैं, चाहे वो ये वाला ब्रोकर हो और या वो ये भी एक ब्रोकर ही है इस, ठीक है, और ये बायर है, इनको खरीदना है, तो ये किसके पास पहले ऑर्डर डालेंगे, इनके पास, और ये फिर इनके पास डालेंगे, ठीक है। यानी ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और ये भी ब्रोकर, ये सारे कौन है, इंटरमीडियरी है। तो अभी क्या होगा कि अगर इनको कुछ सेल करना है तो ये अपने सिस्टम के थ्रू, अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू किसके पास भेजेंगे, अपना एक इसके कंप्यूटर के पास भेज देंगे, किसके, जो ब्रोकर होगा उसके कंप्यूटर पे, फिर ब्रोकर के थ्रू कहां पे जाएगा, जो इसका मेन कंप्यूटर है उसके पास ऑर्डर जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे ही इनको अगर जो बायर है, बायर किसके पास ऑर्डर भेजेंगे, ब्रोकर के पास, फिर ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे जाएगा। तो ये लाइन यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक, कि now almost all exchanges have gone electronic and trading is done in the broker's office। और ट्रेडिंग कहाँ होता है, ब्रोकर के ऑफिस में, के थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है। A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across। और वो टर्मिनल किससे कनेक्ट किया गया, वो टर्मिनल ब्रोकर के साथ कनेक्ट किया गया है। बहुत सारे बच्चे मेनली इस टॉपिक को बहुत हार्ड मानते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, डीप में जाके बताऊंगा, उसके बाद आपको एक स्टोरी की तरह ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद लर्न नहीं करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर who are members, और ब्रोकर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक इन मार्केट फ्लो टू द ब्रोकर्स ऑफिस। और इस तरह से सारा मेन काम अब आज के डेट में कहां से हो रहा है, ब्रोकर के ऑफिस के थ्रू, क्योंकि मैं जो ऑर्डर डालूंगा वो कहां जा रहा है, वो पहले ब्रोकर के ऑफिस में जा रहा है, ठीक है, चाहे मैं सेलर हूं और चाहे मैं बायर हूं, दोनों के ही केस में, ठीक है। Every broker has to have access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange। और obvious सी बात है, अगर मैं ब्रोकर हूं तो मुझे भी एक कनेक्शन होना, मतलब इसमें जो इसका मेन कंप्यूटर है स्टॉक एक्सचेंज का, उससे कनेक्शन होना मेरे पास जरूरी है, ठीक है। In this screen based trading, a member logs onto the site and any information about the shares, company, member, etc. he wishes to buy or sell, and the prices is fed into the computer। The software is so designed that the transaction will be executed when a matching order is found from counterparty। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ अब क्या होता है। ये सिस्टम जो है हमारा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए रिलायंस का शेयर बिक रहा है और खरीदा भी जा रहा है, ये सेलर है, इनको बेचना है, और ये बायर है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर हिट करेगा, जो प्राइस हिट करेगा वही करेगा। अभी तो आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा है, तो ऐसे ही बहुत सारे सेलर भी होंगे और बहुत सारे बायर भी होंगे लिस्ट में, ठीक है, कि मान लीजिए 100 सेलर बेचना चाहता है और 500 सेलर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि सेलर को वो वाला प्राइस सेलर के लिए वो प्राइस ज्यादा अच्छा है जो कि सबसे ज्यादा बायर दे, और बायर के लिए वो प्राइस सबसे ज्यादा अच्छा है जो कि सेलर सबसे कम दे। सपोज करिए यहाँ पे 1000, ठीक, फिर 990, 980, 970, 960 इस प्राइस पे सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है, यानी अपने सामान को, यानी रिलायंस के शेयर को इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। उसी तरह बायर के लिए एक बायर है जो कि 980 में खरीदना चाहता है, फिर 970 में, फिर 960 में, फिर 950 में, फिर 900 में, ऐसे लोग होंगे जो कि खरीदना चाहते हैं। तो अब होगा क्या, स्टॉक एक्सचेंज उसी प्राइस को हिट करवाएगा, उस प्राइस को हिट करवाएगा जिस प्राइस में, जो प्राइस सेलर को सबसे ज्यादा मिले और बायर को सबसे कम रेट पे मिले। तो बायर कितना देने के लिए तैयार है, 980, और सेलर किस प्राइस पे है, 1000 पे, 990 पे, और 980 पे, 970 पे, 960 पे। एक ऐसा प्राइस जो दोनों में अवेलेबल हो, दोनों में, ठीक है, दोनों में अवेलेबल हो, लेकिन सेलर के केस में कम हो और बायर वाले प्राइस में ज्यादा हो, क्योंकि बायर का जो प्राइस है वो किसके लिए रिलेवेंट है, सेलर के लिए। सेलर को क्या मिलना है,
बायर का प्राइस तो सेलर के लिए बायर का मैक्सिमम प्राइस चाहिए, वैसे ही बायर को सेलर का कम प्राइस वाला चाहिए। तो जो सेलर सबसे मिनिमम हो और जो बायर सबसे हाई रेट दे रहा हो उसी प्राइस को मैच करा देंगे और स्टॉक एक्सचेंज की इस प्राइस पे शेयर बेच देगा 980 और 980 पे। ठीक है, इनके पास से शेयर चला जाएगा और इनके पास से पैसा इनके पास पहुंच जाएगा, वो भी रूट इसी के थ्रू होगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही बात हो रहा था कि दिस सॉफ्टवेयर इज सो डिजाइन दैट द ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ मैचिंग ऑर्डर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच हो जाए। और मैच कौन सा ऑर्डर होगा, वही जो कि सेलर का रेट कम होगा और बायर का सबसे ज्यादा होगा और वो मैच कर गया तो उसी पे ट्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, इज फाउंड फ्रॉम द काउंटर पार्टी। द होल ट्रांजैक्शन इज कैरिड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विद बोथ द पार्टीज बीइंग एबल टू सी द प्राइसेस ऑफ ऑल द शेयर गोइंग अप एंड डाउन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए वो जो साउटिंग वाला मेथड था उसमें फाउल प्ले हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो भी प्राइस है आपको सामने दिखेगा कि अभी क्या चल रहा है, लोग कितने पे खरीदने के लिए तैयार हैं, कितने पे बेचने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फाउल प्ले नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट अच्छा है, अगर आप लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर जाइएगा। ठीक है, the whole transaction is carried on computer screen with both the parties being able to see the prices of all shares going up and down at all times during the time that business is transacted। ठीक है, जब भी बिजनेस हो रहा है तो आप इजीली देख सकते हैं कि क्या प्राइस कोट कर रहा है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग बिजनेस आवर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यानी जब तक काम चलेगा आप उसका प्राइस देख सकते हैं। द कंप्यूटर इन द ब्रोकर ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर एट द बेस्ट बीड एंड ऑफर प्राइस। बीड प्राइस कहने का मतलब, बीड यानी बीड प्राइस, बीडिंग कहने का मतलब जो परचेजर तैयार है, यानी परचेज प्राइस। ठीक है, और ऑफर यानी सेलर उस प्राइस पे देने के लिए तैयार है, ऑफर यानी सेलर प्राइस है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर सिस्टम पे कभी भी देखते रहेंगे कि बेस्ट बीट प्राइस और ऑफर प्राइस क्या है। बीट प्राइस कौन सा बेस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा हो, और ऑफर प्राइस वो अच्छा होगा जो कि सबसे कम। ठीक है, दोज दैट आर नॉट मैच्ड रिमेन ऑन द स्क्रीन, और जो मैच्ड नहीं है वो स्क्रीन पे ही होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला 980 का ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा वो 1000 और 990 पिक्चर में रहेंगे। ठीक है, और इधर से 970 और 960। ठीक है, जैसे ही 980 होगा अगला पोजीशन किसका आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा, लेकिन उसी बीच और भी ऑर्डर आ जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन सारा चेंज होते रहता है। ये तो अभी हम इतना धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होता है वहां पे वो तो माइक्रो सेकेंड्स पे हजारों, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन, मिनटों में तो हजारों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है सर्टेन एडवांटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के, ये वाला टॉपिक के हिसाब से, कि जो आज के डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम हमारा हो गया उसका क्या क्या बेनिफिट है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, जो अभी हमारा बात चल रहा था, वहां पे फाउल प्ले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, आपको हमेशा पता चलेगा कि बेस्ट बीट प्राइस, बेस्ट ऑफर प्राइस क्या चल रहा है। इट ensures transparency as it allows participant to see the prices of all security in the market while business is being transacted। They are able to see the full market during real time, और real time में जैसे वहां हो रहा है वैसे हम यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, it increases efficiency of information being passed on, thus helping in fixing prices efficiently। The computer screen displays information on prices and also capital market development and अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है, देखिए जो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होता है उसका बहुत सारा फैक्टर होता है। ठीक है, तो जिस जमाने में साउटिंग वाला मेथड चलता था उसमें इंफॉर्मेशन का जरिया कम था। आज के टाइम पे जहां पे इंटरनेट हावी हो चुका है, इंफॉर्मेशन सेकंड्स, क्या माइक्रो सेकंड नहीं लगता है यहाँ से वहां तक पहुंचने में। तो पहले इंफॉर्मेशन पहुंचने में देर लगता था, तो हो सकता था कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो भी होगा वो उसका इफेक्ट ले लिया जाएगा, शेयर प्राइस तो ऑलरेडी हो चुका होगा क्योंकि सभी को वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। अगला है हमारे, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द एरर। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि टाइम, कॉस्ट और रिस्क का एरर का रिस्क कम है।
फॉर एग्जाम्पल अब पहले के जमाने में अगर मुझे शेयर खरीदना बेचना होता तो मुझे वहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाना पड़ता, तो जाने का खर्चा, ठीक है, फिर अच्छा और रिस्क, अच्छा अब वहां पे काम हो रहा है मैनुअल, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम का। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री एंड इवन अब्रॉड हु विश टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल सिक्योरिटी थ्रू ब्रोकर और मेंबर विदाउट नोइंग ईच अदर, दैट इज दे कैन सिट इन द ब्रोकर्स ऑफिस, लॉग इन टू द computer at the same time and buy or sell security. This system has enabled a large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the market. जैसे उस जमाने में मुझे अगर शेयर खरीदना होता था तो मुझे उस ऑफिस में जाना पड़ता था। तो आपको क्या लगता है बहुत लोग पार्टिसिपेट करते होंगे क्या? नहीं करते होंगे। लेकिन आज की डेट में क्या, अगर मुझे शेयर बाई परचेस करना है तो सीधे मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करना है, मैं अपने ब्रोकर के साइट पे लॉगिन करूंगा, उसके थ्रू मैं ट्रांजैक्शन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, हर एक चीज में ये लिख रहा है कि कैन सिट इन ब्रोकर्स ऑफिस। ऐसा नहीं होता कि केवल ब्रोकर ऑफिस में बैठना पड़ता है, सीधे मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा, वहां से उसका जो भी मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है ब्रोकर के वेबसाइट का, वहां पे लॉगिन करूंगा, उसके थ्रू हो जाएगा। अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड एज businesses transacted at the same time in all the trading center. Thus, all the trading center is spread all over the country have been brought onto one trading platform, that is the stock exchange on the computer. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी सेल परचेज हो रहा है वो एक ही जगह पे हो रहा है, यानी सारे बायर और सारे सेलर एक ही जगह पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बायर भी ज्यादा होंगे और सेलर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। Now screen based trading or online trading is the only way in which you can buy or sell shares. Now आज के जमाने में अब जो सेल परचेज होगा वो केवल ऑनलाइन और स्क्रीन बेस्ड ही होगा। Shares can be held either in physical form or an electronic book entry form of holding and transferring shares can also be adopted. जो shares आपको मिलेगा वो मिलेगा तो आपको किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड एज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। अगला इंपॉर्टेंट चीज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के साथ आएगा, तो वो क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, जिसको मैं सिंपल बात में लिख सकते हैं डीमैट बोलते हैं इसको, ठीक है, डीमैट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म यानी इसका नेचर है, डीमैट फॉर्म है। अगला है steps in trading and settlement procedure. It has been made compulsory to settle all transactions. It has been made compulsory to settle all trade within 2 days of the trade date, that is on T+2 basis since 2003. यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 2003 से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अब किस मेथड से चला गया है, उसमें अब 2 ही दिन लगता है सेटलमेंट के लिए। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आज मैंने सेल परचेज किया तो मेरे अकाउंट में, यानी जहां पे मेरे पास शेयर होगा, आगे बात करेंगे कौन सा अकाउंट होता है वो, उस अकाउंट में 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास शेयर आना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का और सेबी का, ठीक है। कब से ये काम हुआ है? 2003 से पहले। यानी आज जो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा उसका शेयर मुझे 2 दिन बाद आएगा, ठीक है। प्रायर टू दी रिफॉर्म, यानी 2003 में जो ये रिफॉर्म आया था उससे पहले जो सिक्योरिटीज वेयर बॉट एंड सोल्ड, दैट इज ट्रेडेड एंड ऑल पोजीशन इन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सेटल ऑन वीकली एंड फोर्टनाइटली सेटलमेंट साइकिल, वेदर इट वाज डिलीवरी और सिक्योरिटी और पेमेंट ऑफ कैश। उससे पहले क्या होता था, आज के डेट में है कि आज परचेज करिए 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, कल करेंगे तो उसके 2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि पूरे वीक में, मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्राइडे को फिक्स करेंगे, फ्राइडे को सेटल करेंगे, तो आप चाहे ट्रांजैक्शन मंडे को करेंगे फिर भी आपका सेटलमेंट फ्राइडे को होगा, ट्यूसडे को करेंगे फिर भी, वेडनेसडे को फिर भी, ट्यूसडे को फिर भी, और फ्राइडे को भी तो फ्राइडे को ही। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता था आप खुद सोचिए। आप इसको छोड़िए, मैं आपसे एक बात बता, मान लीजिए आपको
बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। आप चाहे पैसा ईयर के फर्स्ट डे पे करें, ईयर के 100th डे पे करें, ईयर के लास्ट डे पे करें, या हाँ ईयर के लास्ट डे पे करें, फिर भी आपको इंटरेस्ट सेम ही मिलना है। बात समझ रहे हैं आप फर्स्ट डे में डालें, 100 डे 200 डे कभी भी आप डिपॉजिट करें, लास्ट 31 दिसंबर को आपको पैसा पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए लोग कब डिपॉजिट करेंगे? लोग सारे लास्ट डे पे जाएंगे, 31 दिसंबर को डिपॉजिट कर देंगे और फिर इंटरेस्ट उसी दिन उनको मिल जाएगा। तो इस वाले सिस्टम में जब एक वीक में एक बार ही उनका सेटलमेंट होता था, तो दिक्कत यही होता था कि जिस दिन सेटलमेंट होने वाला डेट आता था उससे पहले ट्रांजैक्शन बढ़ जाता था। ठीक है, यानी मैक्सिमम लोग ट्यूसडे और फ्राइडे को सेटल ये करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, उससे पहले वाले रुके रहेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। ठीक, आप पढ़ते हैं, ये आगे बात लिखा होगा। On a weekly or fortnightly settlement cycle, whether it was delivery or security of payment of cash, सेटलमेंट में दो चीज आता है, जो बाई करेगा, जो शेयर बाई करेगा उसके पास शेयर आएगा, और जो शेयर सेल करेगा उसके पास पैसा आएगा। This system prevailed for a long time as it increased the volume of trading on the exchange and provided liquidity on the system. However, this system, since trade were to be settled on a specified date, this gave rise to speculation, and prices of share used to rise and fall suddenly due to trading and default by the brokers. A new system, that is rolling settlement, was introduced in 2000 में rolling settlement introduce हुआ, so that whenever a trade took place it would be settled after some day. rolling में क्या हुआ कि वो फिक्स हो गया कि आज अगर ट्रेडिंग हुआ तो उसके कितने दिन बाद वो सेटलमेंट हो जाएगा। सिंस 2003, यानी ये वाला डेट का बात कर कि सिंस 2003 यही रोलिंग सिस्टम प्रिवेल किया, और क्या फॉलो किया गया? 2 दिन का। ठीक है, सिंस 2003 all shares have to be covered under the rolling settlement system on T+2 basis, meaning thereby that the transaction in securities, पूछ देगा कि what do you mean by T+2 days basis in trading and settlement procedure. That means that T का मतलब होता है transaction day plus 2 days, meaning thereby that the transaction in security are settled within 2 days after the trade date. Since rolling and settlement implies fast movement of shares, it requires effective implementation of electronic fund transfer and demat share. ऑब्वियस ही बात है, अब फिक्स हो गया तो ये सब कुछ काम जो इससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो जल्दी जल्दी होना पड़ेगा, क्योंकि लेट हुआ तो फिर वो आपके बिहार पे डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, The following steps are involved in screen-based trading or trading for buying and selling of security. ये सारे steps अवेलेबल करने पड़ते हैं, फॉलो होते हैं। If an investor wishes to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker or sub-broker and enter into the agreement with him. The investor has to sign a broker-client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell security. He has also to provide certain other detail and information. This includes, बात करते हैं, अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे आज की डेट में कुछ भी बाई और सेल करना है, यहाँ पे जो हमारे ये बात चल रहा था क्या कि अगर मैं सेलर हूँ या मैं बायर हूँ, मुझे अगर स्टॉक एक्सचेंज में बाई और सेल करना है शेयर, तो मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा? ब्रोकर के पास। अब ऐसा तो नहीं मुंह उठा के कैसे भी चले जाएंगे, ये बहुत टेक्निकल काम है, तो इसके लिए पहले सेलर और बायर जो होगा वो इनके यहाँ एक बार अकाउंट खुलवा लेगा। ठीक है, तो ये बात यही बोल रहा है कि एक अकाउंट खुलवा लेंगे, उसके लिए ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट होगा। ठीक, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा और उसके लिए ये सारे डेटा देना पड़ेगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, what data are to be provided to the broker by the trader। ठीक है, पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स इशू करता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, बाकी सब तो आपको पता है। ठीक, अगला है नेम ऑफ द अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले किसी और ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनका नाम, क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट। और ब्रोकर कौन सा अकाउंट ओपन करता है? जो अकाउंट ओपन करता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कौन ओपन करता है? ब्रोकर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या काम होगा? उसके बाद द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। अब मुझे क्या ओपन कराना पड़ेगा? एक तो मैंने ओपन करा लिया ट्रेडिंग अकाउंट, अगला मेरा क्या प्रोसेस है? द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी इन द डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे आज की डेट में डीमैट फॉर्म का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। ठीक है, डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज्ड, इसको क्या बोलते हैं? डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो आप शेयर खरीदेंगे वो शेयर रहेगा कहाँ? वो डीमैट, उसके लिए डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ेगा आपको, मतलब खुलवाना पड़ेगा। जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्या पर्पस था? इसका सिंपल पर्पस होता है सेल और बाई करने के लिए, यानी उनका टर्मिनल यूज करने के लिए। और डीमैट फॉर्म, जो आपने खरीदा बेचा है वो सामान कहीं पे रहेगा ना, उस जगह को क्या कहते हैं? डीमैट फॉर्म। उसके लिए वो डीमैट अकाउंट हो गया। ठीक, तो दूसरा काम क्या हो गया? मैं डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊंगा। आगे बात करते हैं। द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ। अच्छा, उसके बाद मैं ऑर्डर पास करूंगा कि मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है, और उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ शेयर आप सेल बाय करना चाहते हो, क्या प्राइस आप हिट करना चाहते हो। ठीक है, द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन्ड प्राइस और द बेस्ट प्राइस अवेलेबल एंड ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज issued to the investor by the broker। अब बात करते हैं, जैसे ही यहाँ पे सेलर या बायर अपने ब्रोकर को ऑर्डर देगा कि मुझे इतना शेयर खरीदना है इस प्राइस पे, तो वो क्या करेगा? वो फिर फर्दर स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल के थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएगा। तो बताइए ब्रोकर किस प्राइस पे करवाएगा? या तो वो जो प्राइस मैंने बोला है या उससे भी बेहतर प्राइस जो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं सेलर, मैंने बोला कि मेरा शेयर बिकवा दो 970, तो या तो वो 970 में बिकवाएगा या मेरे लिए और एडवांटेजियस क्या होगा? 980 में बिकवा दे, 990 में या 1000 में, क्योंकि पैसा तो मुझे काटेगा नहीं। अगर वही बायर है तो मैंने दिया ऑर्डर कि 960 पे करवा दो, तो या तो मेरा ब्रोकर 960 पे ही कराएगा, नहीं तो अगर 950 भी अवेलेबल है तो उस पे करा देगा, 900 पे तो उस पे कराएगा। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन प्राइस, या तो जो मैंने प्राइस मेंशन किया या और बेस्ट अवेलेबल प्राइस। तो सेलर के केस में बेस्ट अवेलेबल प्राइस क्या होगा? उससे ज्यादा, और बायर के केस में उससे कम। ठीक, और सेल बाई और होने के बाद कंफर्मेशन स्लिप भी इशू, बाई सेल होने के बाद कंफर्मेशन स्लिप भी इशू करता है वो। ठीक है, फिर आगे आते हैं। द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर, और उसके लिए वो मैच कर देगा शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल पे जाके। ठीक है, when the share can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to broker's terminal and the order will be executed electronically। The broker will issue a trade confirmation, और यही trade confirmation slip वो issue कर देगा जो बायर सेलर है उसको, ब्रोकर। यानी कि अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इतना, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन होता होगा माइक्रो सेकंड में हो जाता होगा। ठीक है, इतना तो टाइम ही नहीं मिलेगा बात करने का। कब ऑर्डर किया, कब ब्रोकर वहां पे गया, सारा इलेक्ट्रॉनिकली फिक्स्ड है फॉर्मेट, तो यहाँ पे वहां पे पता आपको नहीं चलेगा। बाकी सिंपल सेलर ऑर्डर करेगा ब्रोकर को या बायर ऑर्डर करेगा अपने ब्रोकर को, फिर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल के थ्रू वो एग्जीक्यूट करवा देगा। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या इशू करता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। पहले में इशू किया था उसने, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू उसी टाइम कर देगा कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अब कंफर्म होने के बाद, ट्रांजैक्शन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या इशू करेगा? कॉन्ट्रैक्ट स्लिप। उसमें क्या क्या लिखा होगा ये भी आप याद करिएगा। ठीक है, क्या कि दिस नोट कंटेन्स द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर आपने कितना बाई किया, क्या प्राइस था, डेट और टाइम क्या था डील का, एंड द ब्रोकरेज चार्जेज, और उसने उसका चार्ज कितना लिया। जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं, और इनका कमीशन इस चीज पे होता है कि आपका प्राइस क्या है,
हो सकता है इनका कमीशन बहुत ही कम होता है, 0.001 या 0.001% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, पर प्रॉफिट लॉस का नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपने जिस प्राइस 1000 पे एक शेयर खरीदा तो 1000 का वो इंटू 0.001% लेंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो सब किसमें मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट में। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एंड एज इट इज लीगली इन्फोर्सिएबल, और लीगली ये इन्फोर्सिएबल, यानी उसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू वो जो सेलर परचेजर है वो केस कर सकता है। ठीक है, एंड हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट एंड क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर, और इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में जो सेटलमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट में अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है जो कि कौन असाइन करता है, ब्रोकर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज असाइन करना है, एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का है, ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। Now the investor has to deliver the shares sold and pay cash for the shares bought. ठीक है, ठीक, अब या तो शेयर मिलेगा या पैसा दिया जाएगा, दोनों में, या तो जिसके सेलर है तो शेयर देगा, पैसा लेगा, और बायर है तो पैसा देगा, शेयर लेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा उसी टाइम ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके या तो शेयर लिया जाएगा और पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, दोनों काम उसी टाइम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट के टाइम, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर सेल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर टू द एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पे इन डे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया, जो सेलर है वो शेयर दे देगा, और जो बायर है वो पैसा दे देगा, किसको, अपने ब्रोकर को। ठीक है, this should be done immediately after receiving the contract note or before the day when broker shall make payment or delivery of the share to the exchange। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि अपने अपने, जैसे मान लीजिए ये सेलर है, तो सेलर जब से हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट नोट इनको मिल गया, तो इसके पास ये शेयर ब्रोकर को दे देगा, फिर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा, फिर वैसे ही ये पैसा इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे, फिर ये शेयर इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे, ये पैसा इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये यही बोल रहा है क्या कि व्हेन द ब्रोकर शेल मेक पेमेंट टू द डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज को वो शेयर और पैसा दे देगा सर। ठीक है, कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे। ठीक है, पे इन डे। अब जो कैश पे होगा और शेयर डिलीवर होगा वो कब हो जाएगा, पे इन डे के दिन। ठीक है, यही है पे इन डे। ठीक है, विच इज बिफोर द T+2 days, जो ट्रांजैक्शन प्लस 2 days है उससे पहले या वहां तक हो सकता है, एज द डील हैज बीन सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+2 day। द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 day ऑन अ रोलिंग सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2003, हमने पहले पढ़ा था। अगला काम क्या, ऑन द T+2 day द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, और उससे पहले ब्रोकर एक्सचेंज उसको दे देगा, फिर एक्सचेंज दे देगा ब्रोकर को, और ब्रोकर फिर दे देगा अपने क्लाइंट को। दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। वो पे इन डे हो गया, और पे आउट का डे का मतलब कि वो अब रिवर्स में उनको मिलेगा, यानी ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसी डेट को क्या बोलते हैं, पे आउट डे। ठीक है, द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर ऑफ द पे आउट डे। ठीक है, और ये सब जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कब होगा, वो 24 विद इन 24 डे की, जब आपको स्टॉक एक्सचेंज ने रिवर्स पेमेंट कर दिया, चाहे वो शेयर में हो या पैसे में हो। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ द शेयर इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। ठीक है, कि जो ब्रोकर है वो डायरेक्टली अगर शेयर है तो उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल ऑफ हिज डीमैट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि अपने ब्रोकर को अपना डिपॉजिटरी का अकाउंट नंबर जहां वो डीमैट फॉर्म में शेयर को रखेगा उसका देना पड़ेगा। अब बात करते हैं डीमैट रियलाइजेशन और डिपॉजिटरी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
बता दिया मैंने कि डिमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, ठीक है। और ये जो ओपन होता है डीमेट अकाउंट किसके पास ओपन होता है? डिपॉजिटरी में। आगे पढ़ेंगे ये इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, ठीक है। ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज नाउ डन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल सिंस ऑल सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड। बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटी आर सेटल्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म, ठीक है। दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट, fake, forced transfer delays and paperwork associated with share certificate or debentures held in physical form। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री के फॉर्म के थ्रू होता है, ठीक है। क्यों? ताकि कि थेफ्ट कम हो जाए, फेक और फोर्जरी कम हो, ट्रांसफर में डिले कम हो, या और पेपर और एसोसिएटेड जो है इसकी वजह से। दिस इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट, ठीक है। सिंपल सा बात है कि जो शेयर उनके पास अर्लियर फिजिकल फॉर्म में था उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है यहाँ पे। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड एज डीमैट, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? डीमैट बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपॉजिटरी, और इसके लिए जो अकाउंट खुलेगा वो कहाँ खुलेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी, ठीक। इनफैक्ट नाउ ऑल द इनिशियल पब्लिक ऑफर जो हमने पहले पढ़ा था, शेयर इशू किया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, वो अब आज के डेट में 99% किसके कौन से मोड में होता है? डीमैट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। दी सेबी, दी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आगे हमारा आएगा, ये कौन होता है हम आगे देखेंगे, हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द सेटलमेंट प्रोसीजर टू टेक प्लेस इन डीमैट फॉर्म इन सर्टेन सेलेक्टेड सिक्योरिटीज, यानी इसने कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डीमैट फॉर्म में होना अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया है। होल्डिंग शेयर इन डीमैट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। सीधा सीधा मैं बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो होता क्या है कि बैंक में आप पैसा रखते हैं। एक बात बताइए, अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए है तो वो जो आपको 1 लाख दिख रहा है तो वो क्या बैंक के किसी लॉकर में आपको 1 लाख का नोट दिखता है जो बैलेंस आपका होता है? नहीं, वो क्या होता है? वो भी एक तरह का डीमैट फॉर्म ही है। किसका? पैसे का डीमैट फॉर्म हम बैंक में बैलेंस के रूप में देख सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारे पास शेयर है उसको डीमैट फॉर्म में कहाँ देखते हैं? जो हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, कहाँ पे? डिपॉजिटरी के पास में। होल्डिंग शेयर इन डीमैट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। फिजिकल शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। इट इज नोन एज रीमैटेरियलाइजेशन। अच्छा, जैसे डीमैट का मतलब क्या कि फिजिकल फॉर्म जो है हमारा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने को डीमैट बोलते हैं, और उसी को फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले को डीमैट में करने को रीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। Dematerialization enables share to be transferred to some other account just like cash and ensures settlement of all trade through single account in shares. This demat security can even be placed or hypothecated टू गेट लोन, और ये सब जो डीमैट फॉर्म में आपने सिक्योरिटी शेयर रखा है अगर आप चाहें तो उसके थ्रू आप लोन भी इशू कर सकते हैं, उसको प्लेज यानी गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी। सबसे इसका बेस्ट एडवांटेज क्या? पहला तो कि आप सेल परचेज में इजी हो जाता है, दूसरा कि लॉस का यानी भूलने का नहीं डर होता है, या चोरी का डर नहीं होता है, या नकल यानी कि जो धोखाधड़ी का भी नहीं होता है कुछ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो हो सकता है उसको कोई कॉपी कर ले, ठीक है, तो वो उसका हो जाएगा, ऐसा कुछ समझिए, ठीक। It is the broker's responsibility to credit the investor's account with the correct number of shares। जब आप शेयर अपने ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसी टाइम उसको आपका डीमैट अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है, और जो भी आप सेल परचेज करेंगे अकॉर्डिंगली वो आपके अकाउंट में प्लस माइनस कर दिया करेगा, ठीक है, शेयर्स। वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे वर्क करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो आपका मेनली ब्रोकर ही कह सकते हैं कि हो, आइदर अ बैंक, ब्रोकर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मे बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, मे बी आइडेंटिफाइड एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड डिटेल, फोटोग्राफ, पावर ऑफ अटर्नी मे बी कंप्लीटेड, ठीक है।
the physical certificate is to be given to the DP along with the dematerialization request form. अपने DP को अपने जो आप जैसे देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए ये एक क्लाइंट है जिनको शेयर बाई परचेस करना है, इनको एक अकाउंट ओपन करना है, कौन सा, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ताकि कि इनका शेयर सेल बाई करने में इजी हो, ठीक है। तो इनको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा डिपॉजिटरी के पास। आगे हम जाके देखेंगे कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि डिपॉजिटरी मेनली क्या दो ही हैं इंडिया में, एक NSDL और एक CSDL, ठीक है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता है, इनको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर यहाँ पे जाएगा, इनको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। नॉर्मली इनका जो ब्रोकर होता है वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा। फिर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन करा देगा, यानी डिपॉजिटरी ने कुछ लोगों को बोल दिया होगा वो कि वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आएगा, तो ये बात यही बोल रहा है, ठीक है। द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द DP अलॉन्ग विद द, किसको मैं दूंगा, DP को ही, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि नॉर्मली मेरा कौन होगा, ब्रोकर या बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, यही सब DP का एक्ट प्ले करेंगे अलॉन्ग विद द डिमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म कि मेरा अकाउंट ओपन आप करवा दीजिए। If shares are applied in a public offer, simple detail of DP and demat account are to be given, and the shares on the allotment would automatically be credited to the demat account. If the shares are to be sold through a broker, the DP is to be instructed to debit the account with the number of shares. The broker then gives instruction to his DP for delivery of shares to the stock exchange. If broker then receives payment and pay the person for the shares sold, ठीक है। फिर all these transactions are to be completed within 2 days, that is delivery of shares and payment received from the buyer is on T+2 basis settlement period। यानी सिंपल सा, अगर आपने शेयर पब्लिक ऑफर यानी IPO में अलॉट किया तो उस टाइम आप अपने DP का नाम दे देंगे और डीमैट अकाउंट नंबर दे देंगे, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आपने सेल बाई किया तो अगर आपने सेल किया तो आपके अकाउंट को डेबिट, यानी जो सेल किया तो आपको कम करना पड़ेगा, फिर आपका जो शेयर होगा वो कम होगा, तो यानी डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकर किसको इंस्ट्रक्ट कर देगा, आपके DP को। वैसे अगर आपने बाई किया होगा तो फिर आपका ब्रोकर आपके DP को बोल देगा कि आप क्रेडिट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। और ये सारा जो काम होगा वो T+2 डेज के अंदर में हो जाएगा। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी, जो कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक अ बैंक कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर, अ डिपॉजिटरी आल्सो इज लाइक अ बैंक एंड कीप्स सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। जैसे कि बैंक में आप पैसा रखते हैं तो बैंक आपके पैसे को डीमैट फॉर्म में रखता है, मैक्सिमम पैसे को, वैसे ही जो डिपॉजिटरी होता है उसका काम क्या होता है, आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। इन द डिपॉजिटरी अ सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपनड, ठीक है। वहां पे जो अकाउंट ओपन होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी अकाउंट या सीधे डीमैट अकाउंट। ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटरी, दे कैन बी withdrawn, sold at any time, and instruction on to delivery or receive shares on behalf of the investor can be given. It is a technology driven electronic storage system. It has no paperwork relating to share certificate transfer form and etc. वहाँ पे कहीं भी आपको जाके जैसे चेक पे साइन करके आपको पैसा निकालना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं, सारा काम जो डिपॉजिटरी के पास होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स आर सेटल्ड विद ग्रेटर स्पीड, और इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द इन्वेस्टर आर सेटल्ड विद ग्रेटर स्पीड, एफिशिएंसी एंड यूज एज ऑल सिक्योरिटी आर एंटर्ड इन अ बुक एंट्री मोड। आगे देखते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरी, जो मैं कब से बोल रहा था कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। पहला NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इज द फर्स्ट, पहला है ये, एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। इंडिया में जो पहला डिपॉजिटरी था वो NSDL ही था। इट वाज प्रोमोटेड एज अ ज्वाइंट वेंचर। ये क्या था, ज्वाइंट वेंचर था IDBI बैंक, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो है दी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, अच्छा NSDL, और एक है
CDSL, ये CDSL है, ठीक है, NSDL CDSL, ठीक है। is the second depository and second and last depository to commence operation and was promoted, वो promote किसने किया था? IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थे। और इसको किसने promote किया था? promoted by Bombay Stock Exchange and Bank of India. both these national label depository operate through intermediary यानी depository participant who are electronically connected to the depository and serve as contact point with the investor and are called depository participant. इन्हीं को क्या बोलते हैं? depository participant. ये अच्छा, एक सेकंड, ये वाला याद कर लीजिएगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। जो हम बात कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है CSDL, CDSL और NSDL का ऑफिस कहाँ पे। मुझे अगर वहां पे अकाउंट खुलाना पड़ेगा तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा अपने जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है उनके थ्रू जाना पड़ेगा वहां पे अकाउंट ओपन करने। आगे और देखते हैं क्या हो रहा है। दिस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडियरी serves an intermediary between the investor and the depository, that is NSDL or CSDL. अभी NSDL और CSDL कर दिया, CDSL जो भी हो, मतलब दोनों नाम यूज कर रहा है। Who is authorized to maintain the account of demat shares, ठीक है। Financial institutions, bank, clearing corporation, stock brokers and non-banking finance corporation are permitted to be depository पार्टिसिपेंट। ये भी आ सकता है आपको कि हु कैन एक्ट एज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, NBFCs हो गए, वो सब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है। इफ द इन्वेस्टर्स इज बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू द ब्रोकर और बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट एक्ट एज अ DP फॉर द इन्वेस्टर एंड कंप्लीट फॉर्मेलिटीज। और वही DP के रूप में काम करता है और सारा फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। तो आपका जो ये टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको एक स्कोप है दूसरों से मार्क्स ज्यादा गेन करने का। तो इस टॉपिक को प्लीज आप अच्छे से पढ़िए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में मेनली जो, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वीडियो 45 मिनट क्रॉस कर गया, तो अब इसको करते हैं बंद। अगर इस टॉपिक में आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक विद कमेंट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।